पाठ 25 निबंध लेखन ऐसे राइटिंग। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें किसी विषय के बारे में कुछ कहा जाता है। निबंध के माध्यम से लेखक उस विषय के बारे में अपने विचारों और भावों को बड़े प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की कोशिश करता है। एक अच्छा, सुगठित एवं व्यवस्थित निबंध लिखने के लिए निबंध लेखक को विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए तथा भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी अलग अभिव्यक्ति होती है, इसलिए एक ही विषय पर हमें अलग अलग तरीकों से लिखे गए निबंध मिल जाते हैं। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिस विषय पर निबंध लिखा जा रहा है उस विषय के अनुरूप निबंध की भाषा होनी चाहिए। विचारों में परस्पर तारतम्यता होनी चाहिए। विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर निबंध में चर्चा की जानी चाहिए। निबंध के अंतिम अनुच्छेद में ऊपर कही गई सभी बातों का सारांश आना चाहिए। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए तथा विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। जितने शब्दों में निबंध लिखने को कहा गया है उस शब्द सीमा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। निबंध के अंग। मुख्य रूप से किसी भी निबंध के 3 अंग होते हैं: भूमिका, विस्तार तथा उपसंहार। भूमिका। भूमिका में विषय का परिचय दिया जाता है। यह वह दरवाजा है जहां से निबंध शुरू होता है, अतः ये अंश जितना आकर्षक होगा लोगों को निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। भूमिका इस प्रकार से लिखी जानी चाहिए कि पाठक उसे पढ़कर पूरे निबंध को पढ़ने के लिए प्रेरित हो सके। विस्तार। ये निबंध का प्रमुख अंग है। यहाँ विषय से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर अलग अलग अनुच्छेदों में चर्चा की जाती है। यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए प्रत्येक अनुच्छेद अपने पहले वाले तथा अपने बाद वाले अनुच्छेद से संबंध दिखाई दे, और ये तभी संभव है जब विचारों में क्रमबद्धता हो। उपसंहार। उपसंहार निबंध का अंतिम अंग है। यहाँ तक आते आते विषय की चर्चा समाप्त हो जाती है। यहाँ तो निबंध में कही गई सभी बातों को सारांश रूप में प्रस्तुत किया जाता है। निबंध के भेद। विषय के प्रतिपादन की दृष्टि से निबंध के प्राय 3 भेद किए जाते हैं: वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध ये वे निबंध होते हैं जिनमें वस्तुओं, स्थानों, दृश्यों, त्योहारों आदि का वर्णन किया जाता है। उदाहरण के लिए होली, दशहरा, वर्षा ऋतु आदि पर लिखे गए निबंध। विवरणात्मक निबंध। इन निबंधों में घटनाओं, यात्राओं, उत्सवों तथा व्यक्तियों का परिचय आदि प्रस्तुत किया जाता है। नौका विहार, रेल यात्रा, विद्यालय का वार्षिक उत्सव, महात्मा गांधी आदि पर लिखे गए निबंध इसी प्रकार के उदाहरण हैं। विचारात्मक निबंध। किसी समस्या, विचार, मनोभाव आदि पर लिखे गए निबंध। विशेषणात्मक या व्याख्यात्मक निबंध इस कोटि में आते हैं। विज्ञान के लाभ हानि, दूरदर्शन और शिक्षा, मित्रता, निंदा आदि इसी प्रकार के निबंधों के उदाहरण हैं। निबंध लेखन के नमूने: दयालुता की देवी मदर टेरेसा। संकेत बिंदु: मदर टेरेसा का बचपन, अध्यापन, कार्य, सम्मान एवं पुरस्कार, सामाजिक कार्यकर्ता, निधन। ममता और करुणा की मूर्ति: मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 ईस्वी में युगोस्लाविया में हुआ था। उनके पिता युगोस्लाविया के एक किसान थे। उनका नाम निकोला बोयाजू था। मदर टेरेसा के बचपन का नाम एंग्नेस गोंझा बोयाजीजू था। जब यह 12 वर्ष की हुई तभी ईश्वर भक्ति में इनका लगाव हो गया था। ये नियमित रूप से गिरजाघर जाती थी और वहां देर तक ईश्वर की प्रार्थना किया करती थी। मदर टेरेसा 12 वर्ष की आयु में बंगाल में सेवा कार्य के लिए चुन ली गई। 18 वर्ष की आयु में इन्हें सेंट मैरी स्कूल में अध्यापन का कार्य सौंपा गया। तत्पश्चात उन्होंने अपना मिशनरी जीवन आरंभ किया और इनको सिस्टर टेरेसा कहा जाने लगा। 17 वर्ष तक सिस्टर टेरेसा ने अध्यापन का कार्य किया। 1974 में इन्होंने कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता की झुग्गी झोपड़ियों की बस्ती में अपना पहला स्कूल खोला। इसमें असहाय बच्चों को शिक्षा देने लगी। तब इन्हें मदर टेरेसा कहा जाने लगा। 1952 में इन्हें मानवता की सेवा के कारण पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने इन्हें 34 एकड़ भूमि दी जिसमें इन्होंने कुष्ठ रोगियों के लिए अस्पताल बनवाया। उन्होंने नेपाल, पाकिस्तान, मलाया, युगोस्लाविया, माल्टा, संयुक्त राष्ट्र और इंग्लैंड आदि देशों में भी अपने सेवा कार्य की संस्थाएं स्थापित की थी।
31 अगस्त 1962 को मदर टेरेसा को मैग्सेसे पुरस्कार मिला। 6 जनवरी 1971 ईस्वी को पोप जॉन पॉल पुरस्कार मिला। इसी वर्ष अमेरिका के कैथोलिक विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ ह्यूमन लेटर्स की उपाधि मिली। मदर टेरेसा को जो भी धन पुरस्कारों में मिलता था वे सारा का सारा धन सेवा कार्यों में खर्च कर देती थी। 18 अक्टूबर 1997 ईस्वी को मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, जो विश्व में सबसे अधिक सम्मानित पुरस्कार है। मदर टेरेसा ने लगभग 70 वर्ष तक मानवता की जी जान से सेवा की। सन 1981 में इथोपिया देश में भयंकर सूखा पड़ा था। मदर टेरेसा कलकत्ता से दवाइयां और खाद्य सामग्री लेकर वहां गई। इन्होंने ईश्वर की प्रेरणा से अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम एक पत्र लिखा। लगभग 1 सप्ताह बाद अमेरिका के राष्ट्रपति रीगन का फोन आया और उन्होंने मदर टेरेसा को पत्र के लिए धन्यवाद दिया तथा तत्काल सहायता सामग्री पहुंचाने का आश्वासन दिया। उन्होंने अपने वचन को निभाया। मदर टेरेसा का जन्म केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इन्हें हर स्थान पर श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था। 5 सितंबर 1997 में 87 वर्ष की आयु में हृदय गति रुक जाने से इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी मृत्यु का समाचार पाते ही सारा संसार दुख के सागर में डूब गया। 1 सप्ताह तक विश्व भर के श्रद्धालु इनके अंतिम दर्शन करने के लिए आते रहे। भारत सरकार ने पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया। मदर टेरेसा अपने कार्यों के बलबूते पर विश्व की सर्वश्रेष्ठ महिला बन गई। जब मैं पिकनिक पर गया। संकेत बिंदु, प्रस्तावना। हमारे विद्यालय की पिकनिक में क्या क्या हुआ। उपसंहार। आज का मानव अपनी दैनिक जिंदगी में एक मशीन बनकर रह गया है। हम भूल गए हैं कि जीवन में मनोरंजन कितना जरूरी है। पिकनिक मनोरंजन का एक ऐसा ही साधन है जहां लोग अपने मित्रों, परिवार के सदस्यों या अन्य भाई बंधुओं के साथ सब कुछ भूलकर उल्लास और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। गत सप्ताह मुझे भी अपने मित्रों के साथ पिकनिक मनाने का अवसर मिला। विद्यालय में हमारी छमाही परीक्षाएं समाप्त हुई थी। सब लोग 8-10 दिन की लगातार पढ़ाई से थक चुके थे कि अचानक मदन ने प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम सूरज कुंड में इतवार के दिन पिकनिक मनाएं। हम लोग 10 थे। सभी को प्रस्ताव बहुत पसंद आया और शुरू हो गई पिकनिक की तैयारी। सभी लोगों ने पिकनिक से संबंधित कार्य बांट लिए। मेरे 2 मित्रों ने कहा कि वे अपने पिताजी से कहकर गाड़ियों की व्यवस्था कर देंगे। 2 लोगों को बाजार से मिठाई तथा कोल्ड ड्रिंक लाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। मीरा और मालती ने पिकनिक में चाय बनाकर पिलाने का कार्य ले लिया। पिकनिक के लिए भोजन की व्यवस्था का उत्तरदायित्व मेरे हिस्से में आया। मैंने मां से कहकर पूरी और आलू की सूखी सब्जी घर पर तैयार करवाई। पिकनिक की पूर्व संध्या पर अर्थात शनिवार की शाम को सभी मित्रों की बैठक हुई। इसमें यह तय किया गया कि प्रातः 8 बजे तक दोनों गाड़ियां सभी को लेकर मेरे घर आ जाएंगी। यहां से चाय बनाने का सामान, बर्तन, गिलास, दरी तथा खाने पीने का सामान गाड़ी में रखवाकर हम लोग 8:30 बजे तक अपनी यात्रा आरंभ कर देंगे। मॉडल टाउन से सूरज कुंड की दूरी तय करने में 1 घंटा लगा। सूरज कुंड जिला फरीदाबाद में आता है और यहाँ हरियाणा सरकार ने बड़ा ही रमणीक पिकनिक स्थल विकसित किया है। जैसे ही हमने दिल्ली की सीमा छोड़कर हरियाणा के सीमा क्षेत्र में प्रवेश किया कि हरी भरी पहाड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया। यद्यपि ये पहाड़ियां कोई ऊंची पहाड़ियां नहीं थी, पर टेढ़ी मेढ़ी पलखाती सड़क पर सरपट दौड़ती हुई गाड़ी मुझे शिमला की याद दिलाने लगी। हम लोगों ने एक छायादार स्थान पर अपना डेरा डाल दिया। भूख लगाई थी। मीरा और मालती ने स्टोव जलाकर चाय का पानी चढ़ा दिया और नाश्ते की तैयारी आरंभ कर दी। सब लोगों ने मिलकर सैंडविच तैयार किए और हम लोगों ने जमकर नाश्ता किया। नाश्ते के बाद हम लोग इधर उधर मटर गश्ती करने निकल पड़े। कुंड पर भी गए और वहां बैठकर मदन ने अपने कैमरे से सब लोगों के फोटो खींचे। लगभग 2 घंटे में हम लोग फिर से अपने स्थान पर आकर बैठ गए। अब शुरू हुआ गीत संगीत का कार्यक्रम। मीरा ने बहुत सुंदर गीत सुनाए। कौशल और राहुल ने जब नृत्य करना शुरू किया तो वहां दूसरे लोगों की भीड़ लग गई। हम लोग अपने साथ क्रिकेट का बैट और बॉल लेकर गए थे। तय हुआ कि लंच के बाद क्रिकेट खेला जाएगा। लंच का नाम लेते ही सब लोग शोर करने लगे कि जल्दी से खाना निकालो, भूख लगी है। बस फिर क्या था, देखते ही देखते सब लोग पूरियों पर टूट पड़े। खाने का ऐसा आनंद शायद पहले कभी नहीं आया था। खाना खाने के बाद सुनहली धूप में
हरी हरी घास पर सब लोग पसर गए और लेटे लेटे ही शुरू हो गया चुटकुले सुनाने का दौर। सब लोग एक से बढ़कर एक चुटकुले सुना रहे थे और सबका हंसते हंसते बुरा हाल था। उसके बाद लगभग 2 घंटे तक हम लोगों ने क्रिकेट खेला। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा था, सर्दी बढ़ती जा रही थी। हमें लगा कि अब यहाँ से निकल लेना चाहिए, जिससे कि अंधेरा होने से पहले ही सब लोग अपने अपने घर पहुंच जाएं। हालांकि आने की इच्छा किसी की नहीं थी, पर जाना तो था ही। वापस लौटते समय सब लोग खामोश थे, पर यह खामोशी एक अभूतपूर्व आनंद से भीगी हुई थी, जो आज भी मेरे मन को हल्के से गुदगुदा जाती है।